समझो डायग्राम बनाओ। सबसे पहले तुम्हारे पास में ये कोई मैग्नेट है, इसके पास में ये वाला कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल, और कॉमनली ये वाला पोल ऑब्वियसली साउथ पोल है। ये वाले डिस्टेंस सेंटर से यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी एल है, तो बची हुई डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, एल। सेंटर से ऊपर की डिस्टेंस क्या मानी जाती है, सारी डिस्टेंस सेंटर से नापनी है, डिस्टेंस क्या मानी जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, एक्स। लाइन सीधी, अच्छा ऊपर से नीचे तो चिपका जाती है और खुद ही खींचती है। ठीक, सेंटर से नापी गई डिस्टेंस को हम लोग एक्स कहते हैं। हमें इस पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट कोई भी है, इस पॉइंट पे निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, एम नेट की वैल्यू। कल वाले एम नेट का फॉर्मूला क्या है, 2kb/x3, 2km/x3 है ना। तो इस वाले को निकालते हैं। पहली बात ध्यान से सुन ले कि छोटे मोटे सवालों के जवाब लगातार देते रहना। पहला सवाल, अगर ये एल है ये एक्स है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, √x² प्लस l²। ये डिस्टेंस क्या होगी, √x² प्लस l²। ये वाला कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है कि आएंगी, दूर जाएंगे निकल के। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकल के जाती है, ये वाला आ जाएगा नॉर्थ पोल वाला सिस्टम। तो डायग्राम थोड़ा नीचे खींच देना चाहिए, 1 मिनट रुक जाओ। देखिए हमारे पास में ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस हुई है, नॉर्थ पोल के द्वारा। अगली काम के बाद साउथ पोल से कहाँ पे होती है, नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन निकलती है तो या तो निकलनी तरफ बना दिया गया, और साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसकी तरफ आती है, साउथ के अंदर जाती है। इसीलिए ये वाला जो पोल है वो कुछ इस तरह से बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल, ये वाला एरो। अच्छा, कुछ छोटे मोटे सवालों के जवाब और चाहिए। जैसे सबसे पहली काम की बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, k∼r²। तो वैसे करके मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका क्या है, k∼r²। तो एक एक करके छोटे मोटे सवालों के जवाब दे दो यहाँ पे कि हमारे पास में ये वाला जो पोल है, इस पोल की स्ट्रेंथ कितनी है, QM। सेम टू सेम इस वाले पोल की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, QM। दोनों पोल की स्ट्रेंथ सेम होगी। सबसे पहले बहुत बेसिक छोटी सी बात है, मैं दोनों पोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के नेट सेट करना है। ठीक सुनो, हमारे पास में MN पहले नॉर्थ पोल से निकालते हैं। तो अगर नॉर्थ पोल से निकालेंगे तो हमसे क्या निकलेगा, K। नॉर्थ पोल की ताकत कितनी है, QM। तो QM अपॉन में हम जिस डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं वो डिस्टेंस है √x² प्लस l²। तो डिस्टेंस का स्क्वायर किया, √x² प्लस l² का होल स्क्वायर। तो नॉर्थ पोल वाली जो वैल्यू वो निकल के आ जाएगी KQM अपॉन में x² प्लस l²। और शायद तुम में से किसी को इस बात पे कोई डाउट नहीं होगा कि साउथ पोल वाली वैल्यू भी सेम निकल के आएगी, यानी कि KQM अपॉन में x² प्लस l², सेम टू सेम। अब पॉइंट बस इतना सा है कि तुम मुझे ये बता दो कि MN और MS अगर तुम इसका नेट निकालना चाहते हो तुम इसे सीधे जोड़ दोगे क्या, ये बताओ। सीधे कब जुड़ती हो घटती चीजें, तो दोनों के एरो सामने होंगे, सेम डायरेक्शन होंगे, सीधे प्लस होंगी। अगर दोनों के एरो अपोजिट है सीधे घटेंगी। लेकिन अगर दोनों के बीच में कोई एंगल है तो ऐसे नहीं आता आंसर। अगर दोनों के बीच में एंगल है तो आंसर कैसे निकाला जाता है, ये बताओ बस मुझे। दोनों के बीच में एंगल होने में कैसे निकलता है, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos θ। लेकिन अपने पास में अल्टरनेटिव मेथड भी है, ठीक है, वो ध्यान से देखें। सबसे पहली काम कीजिए, अगर अल्टरनेटिव मेथड सीखना है तुमने पहले किससे किया ये बताओ। पहले √a² डिस्कस किया है क्या, तो फिर उससे करते हैं। ठीक, अगर m नेट निकालना चाहते हैं तो √a² प्लस, वैसे अल्टरनेटिव मेथड छोटा है उसी को देख लो। हमारे पास में मैंने जानबूझ के यहाँ पे लाइन बनाई है, ये वाला एंगल थीटा है तो सिमिलरली ये वाला एंगल भी थीटा होगा। किसी कंपोनेंट को तोड़ने के लिए एक तरीका है, अगर तुम्हें कोई भी मैग्नेट का कंपोनेंट तोड़ना है तो तुम तब क्या बनाओगे, 90। थीटा के पास वाला कंपोनेंट cos थीटा और थीटा से दूर वाला कंपोनेंट sin थीटा। और इस बात को ध्यान रखते हुए हम लोग उसको तोड़ देंगे। मैं जैसे ही MN को तोड़ना चाहता हूँ, मुझे MN के दोनों तरफ 90 बनाने हैं। 90 बनते ही एक कंपोनेंट थीटा निकल के आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे MN cos थीटा, और एक ऊपर वाला निकल के आएगा उसको हम लोग बोलेंगे MN sin थीटा। ठीक,
मेरा मन दोबारा से है इस चीज को तोड़ने के लिए कि वापस से देखना, मैं इस एमएस को तोड़ना चाहता हूँ, इस ग्रीन वाले कंपोनेंट को, साउथ पोल वाले कंपोनेंट को तोड़ना चाहता हूँ, तो इसके तब भी दोनों का 90 बनेगा कुछ ऐसे करके। ये कंपोनेंट है, ये भी टूटेगा। तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट एमएस cos थीटा और नीचे वाला कंपोनेंट एमएस sin थीटा। कुल मिला के ये वाला काम मुझे क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों के दोनों फील्ड की डायरेक्शन सेम लेंगे या अपोजिट भी लेंगे। अगर सेम भी होती और अगर अपोजिट भी होती, दोनों ही केस में जुड़ता या घटता, लेकिन अगर उनके बीच में एंगल है तो मुझे कंपोनेंट तोड़ने पड़ेंगे। तोड़ने का सिंपल सिस्टम है, जिस चीज को तुम तोड़ना चाहते हो उसके दोनों तरफ 90 क्रिएट करो। थीटा के पास वाला cos, दूर वाला sin, सेम टू सेम। थीटा के पास वाला cos, दूर वाला sin। पहली काम की चीज, इसमें दो कंपोनेंट कट रहे हैं, दो अपोजिट आ चुके हैं। कौन से mn sin थीटा से ms sin थीटा कट जाएगा, क्योंकि अगर तुम गौर से देखोगे तो mn की वैल्यू कितनी है, जितनी ms की है, k q1 अपॉन में x स्क्वायर l स्क्वायर और k q1 अपॉन में x स्क्वायर l स्क्वायर दोनों सेम है। दोनों कंपोनेंट दोनों कंपोनेंट कट जाएंगे। कौन से बच्चे cos थीटा दो बार बचा, दोनों को जोड़ लो और दोनों दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अगर हम लोग नेट निकालेंगे तो नेट निकालने के लिए उस कंपोनेंट को ऐड करेंगे। और कौन से कंपोनेंट ऐड होंगे दोनों बाद में, mn cos थीटा प्लस ms cos थीटा। ये mn तुम्हें क्या शो कर रहा है, नॉर्थ पोल के द्वारा प्रोड्यूस की गई मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या शो करेगा, साउथ पोल से प्रोड्यूस की गई मैग्नेटिक फील्ड। दोनों वैल्यूज को ध्यान से पुट करें। अगर हम लोग m नेट निकालें, mn की जगह पे कहाँ आएगा mn, mn की जगह पे k qm अपॉन में x स्क्वायर प्लस के l स्क्वायर cos थीटा, और दोबारा से ms की जगह पे k qm अपॉन में x स्क्वायर प्लस के l स्क्वायर cos थीटा। इन दोनों का सम, वो भी चीज दो बार है तो ऑब्वियसली आगे 2 लगाना, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो हम लोगों ने आगे 2 लगाया। अगर ध्यान से आगे 2 लगा दें तो m नेट इज इक्वल टू में 2 k qm अपॉन में qm cos थीटा अपॉन में x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इससे आगे कुछ टर्निंग पॉइंट है, एक आध बार करने से चीजें याद हो जाती है वैसे तो, पर ठीक है कोई बात, ध्यान से देखो। इसमें बहुत काम का टर्निंग पॉइंट ये कि सभी लोग cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। और ये थीटा कैसे बना, इस वाले एंगल से थीटा बनता है। तो जरा सभी लोग मुझे देख के बता cos थीटा कैसे निकलता है। थीटा के सामने वाला तुम्हें क्या चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है l, और अपॉन में हाइपो कितनी है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। बस इस जगह पे सब कुछ सेट रखो, 2kqm अपॉन में x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और cos थीटा की जगह पे l अपॉन में अंडर रूट x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। पता है किसी टाइम तक हम लोगों को ऐसा लगता था कि यार कितना कठिन होता है ना फिजिक्स से इतने सारे पॉइंटों को याद करना, पर जिस क्लास में तुम हो उसी क्लास में ये बात कुछ पेपरों से 3-4-5 महीने पहले समझ में आ गई थी कि कुछ नहीं है। सब चीजों के लॉजिक बस सिंपल से एक बात पे आके अड़ जाते हैं कि तुमने कितनी बार रिवाइज किया। ठीक है, सही बातों का सेम टू सेम है कि हाँ ये सीधे क्यों नहीं जुड़े, क्योंकि अपोजिट अलग अलग डायरेक्शन में है, सेम या अपोजिट होते जुड़ते या घटते, इसलिए तोड़ा गया। तोड़ने में समझ में आया कि mn sin थीटा से sin थीटा कटेगा, और दो कंपोनेंट सेम आ चुके हैं, mn cos और ms cos, दोनों को सीधे जोड़ा, cos की वैल्यू, और आंसर खत्म है। अब मुझे बहुत दूर नहीं जाना, बहुत सिंपल सिस्टम होगा, आंसर ध्यान से देखना। काम की कहानी, सबसे पहली बात तो ये कि अपने पास में यहाँ पे लगा हुआ है m नेट। हम लोग थोड़ी सी अपनी गणित को अच्छा करके सवाल का जवाब देना कि तुम्हारे पास में 2kqml अपॉन, ये वाला 2kqml अपॉन में x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर यहाँ पे कितनी है 1, और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पावर कितनी है 1/2, और दोनों मिलेंगे तो 3/2, यानी कि x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2। और इस जगह पे मुझे तुम्हें एक बात बताने का मौका दोबारा मिलेगा कि जब जब x की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होगी l से, तब तब x स्क्वायर प्लस माइनस l स्क्वायर की वैल्यू नियरली किसके इक्वल हो जाती है x स्क्वायर पे। तो हम इस जगह पे x स्क्वायर पुट करेंगे, यानी m नेट इज इक्वल टू में 2kqml अपॉन में ये वाला x स्क्वायर की पावर 3/2, इसमें एक आदमी कट रहा है पावर के 2 से, नीचे वाले पावर का 2 कटेगा, तो तुम्हारे पास में बचा रह जाएगा m नेट इज इक्वल टू में 2kqml अपॉन में x की पावर 3। अच्छा, अब अपने पास में पुराना सिस्टम हम लोगों ने जो कल पढ़ा था, जैसे q इंटू 2l को p कहते हैं,
वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात है, लेकिन अगर Q इंटू 12 मैग्नेट के अंदर, उसे क्या बोलेंगे अपन लोग, M, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। आंसर क्या निकल के आएगा, ये तो K सेफ है, लेकिन इस पूरी कहानी की जगह पर क्या आ जाएगा, M और अपॉन में x क्यूब। अगर तुम बुद्धिमत्ता से देखोगे तुम्हें बात बहुत साफ समझ में आएगी कि इसके फॉर्मूले और इससे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंसेप्ट है, दोनों के फॉर्मूले सेम टू सेम है। वापस लिखता हूं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल पोजीशन पर होती है 2 km अपॉन में x क्यूब। और दोबारा से अगर यही इंटेंसिटी इक्विटोरियल पे निकाली जाती है, उसका फॉर्मूला निकल के आता है km अपॉन में x क्यूब। कोई तुमसे पूछे कि दोनों में क्या रिलेशन है, तो सीधी बात है, एक्सियल की फील्ड इक्विटोरियल से डबल है। अगर इसका आंसर 10 होगा, इसका आंसर ऑब्वियसली 20 होगा। तो पहली काम की बात है, पुराने सारे कंसेप्ट सेम टू सेम रहेंगे, चीजों को ध्यान से पुट करके सॉल्व किया, तो बहुत बड़ा काम नहीं किया है। तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, कुल मिला के लिख ले वैसे। लिख दिए, पूरा लिख दिया, अगला टॉपिक डालो। अगले का नाम है टॉर्क ऑन डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं मैग्नेटिक फील्ड। तुमने अगर पुरानी वालियों में मतलब अपने हाथ पहना रखे हैं, तो उन्हें काटने में कोई समस्या नहीं आएगी वाकई में, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि इनके पहनने से पुरानी वाली भी साफ हो जाए। दोनों बातों में तुम कहाँ पर हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, टॉपिक का नाम सुन, टॉपिक का नाम है ये, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी डाइपोल को रखेंगे, उस पर टॉर्क लगेगा। वैसे मुझे तो अब भी याद है कि मैंने डेरिवेशन इस वाले में करी थी चौक से, ठीक है कोई नहीं। सुनो, सबसे पहली काम की चीज तो इसमें डायग्राम सोचें। यहाँ पे बना दी गई है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जाती है, पहले ये बताओ। कन्फर्म है कि यहाँ से निकल रही होंगी नॉर्थ से, और जहां पर भी जा रही होंगी उस साइड पर साउथ पोल होगा निश्चित रूप से। उसके बाद अगली काम की बात है कि इसके अंदर रखा हुआ है, इधर रखी हुई है एक मैग्नेट, ठीक। और अगर मैग्नेट इस मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, तो उस पर क्या लगेगी, फोर्स, टॉर्क लगेगी, उससे घूमेगी। और घूमने का लॉजिक क्या है, किसी भी चीज घूमने के लिए कितनी फोर्स चाहिए, कम से कम 2 इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ध्यान से बात सुनो, इस नॉर्थ पोल को कौन अट्रैक्ट करेगा, आगे वाला साउथ पोल, और साउथ को कौन अट्रैक्ट करेगा, पीछे वाला। और इस वजह से क्या स्टार्ट कर देगी, रोटेशन। तो इस पर आगे की फोर्स है, इस पर पीछे की फोर्स है।
एक सेकंड, अगर फोर्स का फॉर्मूला किसी को याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्यू क्यू ई, क्यू यानी कि चार्ज, ई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेम टू सेम अगर मैग्नेटिक फील्ड में फॉर्मूला बनाना है उससे पहले बात करता हूं मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय पी ना कि ई से। जल्दी बोल रहा मैंने। अगर यही फॉर्मूला दोबारा बनाना है कि कोई मैग्नेट अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखी है उस पे फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो क्या बनेगा QM, और ई की जगह पर क्या आ जाएगी B। ये मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाली फोर्स का फॉर्मूला। तो अपना जो नॉर्थ पोल है उसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स होती है F इज में QM इनटू में B, और उल्टी साइड भी क्या लगेगी F इज QM इनटू में B। सबसे पहली काम की चीज तो ये। दूसरी बात ये कि जरा वापस से सोच कर देखें कितने एंगल पे इंक्लाइंड है इस जगह पर। मैं मान लेता हूं यहाँ पे जो एंगल दिया गया दैट एंगल इज थीटा। पहली बात, दो फोर्स हैं, एक आगे एक पीछे, रोटेशन तो होगा। अब रोटेशन जो होगा उसका फॉर्मूला बनाते हैं, तो ध्यान से देखना। रोटेशन के लिए तो में से किसी को ये याद है कि टॉर्क निकलता कैसे है, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच की डिस्टेंस। अच्छा, अगर ध्यान से उस चीज को अप्लाई करें तो तुम्हें बहुत सिंपल सी बात ये समझ में आएगी कि टॉर्क इज इक्वल टू में, बताओ फोर्स कितनी लग रही है QMB, फोर्स तो हो जाएगी QM यानी कि चार्ज की ताकत, मैग्नेट के पोल्स की ताकत, और B यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान से देखो ये वाली लेंथ कितनी है L, और नीचे वाली भी L। तो बस इसी पे गौर से ध्यान से देखना। मैं इस L को तोड़ना चाहता हूँ, हम जिस भी कंपोनेंट को तोड़ना चाहते हैं उसके दोनों तरफ क्या बनाएंगे 90। मतलब L को तोड़ना चाहता हूँ तो 90 बनाओ, ऐसे बनेगा। और जैसे ही 90 बनेगा वैसे तुम्हें बात समझ में आएगी कि ऊपर वाला L साइन थीटा और थीटा के पास वाला L कॉस थीटा। तो ऊपर कंपोनेंट मतलब जब तुम किसी वेक्टर को तोड़ोगे उसको दोनों तरफ 90 खोल देना है, थीटा के पास वाला कॉस थीटा, थीटा के दूर वाला साइन थीटा। एक काम की बात की, अगर ये वाला डिस्टेंस L sin थीटा तो नीचे डिस्टेंस भी L sin थीटा होगी। तो हम लोग थोड़ी बुद्धिमत्ता से सोच लें तो दोनों फोर्स के बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों फोर्स के बीच की डिस्टेंस निकल के आ रही है, ऊपर भी L sin थीटा नीचे भी L sin थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस वो क्या निकल के आ रही है बताओ। पहली बार L को तोड़ेंगे, थीटा के पास वाला कॉस, दूर वाला साइन। तो सेंटर से ये वाला कंपोनेंट L sin थीटा, नीचे वाला भी L sin थीटा, मिला के दोनों फोर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2L sin थीटा। तो दोनों फोर्स की डिस्टेंस है 2L sin थीटा, बस टॉर्क में पुट करेंगे दैट इज 2L sin थीटा। अगर ध्यान से सोच लिया जाए अगली लाइन को, तुम्हारी अगली लाइन ये है टॉर्क इज इक्वल टू में Q मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई L क्या बनेगा M, यानी कि M B sin थीटा। इसमें M क्या चीज है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, B क्या चीज है मैग्नेटिक फील्ड, और sin थीटा उनके बीच का एंगल। एक काम का पॉइंट और मैं याद दिला देता हूं, अगर साइन हटाना है तो क्या करेंगे वेक्टर क्रॉस लगाएंगे, यानी टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू में M क्रॉस B। अगर साइन हटाना चाहते हैं तो पॉइंट नंबर 2 फिनिश लो, टोटल का तीसरा लेकिन आज का दूसरा पॉइंट कि अगर कोई भी मैग्नेटिक टाइप फील्ड के अंदर कोई मैग्नेट रखी हुई है तो टॉर्क सेम टू सेम वैसे लगती है जैसे P sin थीटा में लगा करती थी, सेम टू सेम बेसिस पर। दिक्कत तब आएगी जब मैं तुम्हारे सामने वर्ड इस्तेमाल करूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब वो ज्यादा पुराना हो जाता है इस वजह से, हालांकि ये तो बिल्कुल ताजा कंसेप्ट है। तुम शायद अब भी गहराई नहीं समझे, तुमसे लगातार क्यों बोला जा रहा है रिवाइज करो, तो तुमको दोबारा बोला जाता है रिवाइज करें, आगे काम आएगा 6 में 7 में 8 में सब में काम आएगा, 9 में 10 में 11 में सब में A to Z सब में काम आएगा। ये लिख दिया, ये कुल मिला के लिख रहे हो तो ठीक है, पर तुम्हारे दिमाग को इतना प्रैक्टिकली खुद से बताओ कि तुम इस कहानी को अपने आप करने की क्षमता रख सकते हो। वो तो हमें चैप्टर से जाना है, इसीलिए हम सिस्टमैटिक चीजों को निकाल रहे हैं, ठीक है।
चौथा डाटा डालो। पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इन रोटेटिंग लिख देता हूं मैं, इन रोटेटिंग ए मैग्नेटिक डाइपोल, हालांकि सही वर्ड रोटेटिंग नहीं होता पर ठीक है, इसे इतना ज्यादा किताबी कीड़े बनने में ज्ञान नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी इन रोटेटिंग ए मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर अपने पास में कोई भी डाइपोल रखा है तो उसको घुमाने पर उसमें कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। किसी को पहले किसी एनर्जी का फॉर्मूला याद है? एनर्जी किससे रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल को? यू से। उसका फॉर्मूला क्या है? P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। cos थीटा 1 कौन सा एंगल होता है? इनिशियल एंगल। तुमने कहां से स्टार्ट किया और cos थीटा 2 यानी कितने एंगल पे लेके गए? मतलब थीटा 1 थीटा 2 में 1 इनिशियल एंगल और 2 फाइनल। जैसे हमारी हैबिट क्या है? फाइनल माइनस बोलने की, लेकिन पोटेंशियल में उल्टा है। थीटा 1 माइनस थीटा 2 में उल्टा है, इनिशियल माइनस फाइनल लिखा हुआ है। क्या देख लेते हैं ध्यान, सारी बातें किस तरह से आएंगी, लेकिन करने से पहले दोबारा से समझोगे, डायग्राम बनाओगे ऐसे करके। पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। ये तुम्हारे पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और उसके अंदर रख दो एक मैग्नेट, किसी एंगल थीटा 1 पे रखी हुई है, ठीक। ये वाला इसका नॉर्थ पोल है और ये वाला इसका साउथ पोल है। इनकी इंटेंसिटी क्यूएम से रिप्रेजेंट की जाएगी। और काम की बात ये, किसी आदमी ने ये बोला कि साहब अगर हम लोग इस मैग्नेट को इस थीटा 1 से रोटेट करके थीटा 2 तक लेके चले जाएं, किसी एंगल 2 तक रोटेट करवा दें किसी मैग्नेट को, तो बताओ उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी? ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ऐसी सवाल है। पहले ही जो मैग्नेट है वो किसी 30 डिग्री के एंगल पे रखी है, अगर मैं इसको घुमा के 45 पे 60 पे 120 पे ले जाऊं तो उस पूरे खेल में मुझे उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, कुछ ऐसा पूछता है वो। ठीक है, बस इतनी सी बात। हालांकि ये डायग्राम हम लोगों ने पहले नहीं बनाया, मैं थीटा 1 से सीधे डेरिवेशन कर दिए, पर फिलहाल सुन लें। फिलहाल ये रखा थीटा 1 पे, मैं इसको रोटेट करके थीटा 2 पे लेके जाना चाहता हूँ, तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, उसकी एनर्जी कैसे निकालेंगे, वो एनर्जी फाइंड करनी है। काम की चीज। एनर्जी को ही दुनिया वर्क कहती है। वर्क का एक सबसे आसान फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, वो बताओ। वर्क इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। सबसे बकवास, मतलब बकवास तो नहीं, बस सबसे आसान फॉर्मूला जो 100% हर किसी को हर हाल में याद होना चाहिए, उसी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ठीक है, ध्यान से बात सुनो। सबसे पहली बात, वर्क का फॉर्मूला है वर्क इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। ये तब है जब फोर्स कैसी हो, कांस्टेंट। लेकिन अगर हम ये भी लिख दें वर्क इज इक्वल्स टू में एफ डॉट डी एस, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम बात है। अब लगता है जब फोर्स वेरिएबल हो, वेरिएबल फोर्स समझते हैं सभी लोग क्या होती है? जैसे कि किसी कुर्सी को धक्का देना, यहाँ से लेके 100 मीटर तक लेके जाना, तुम्हें कांस्टेंट ताकत लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर तुम्हारे पास में कोई स्प्रिंग है जिसे तुम्हें खींचना है, तो हर खिंचाव के साथ तुम्हें अपनी ताकत को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट ताकत से नहीं खींचेगी, तो वो वेरिएबल है। उस वक्त ये लगेगा, उस वक्त पूरा भी नहीं लिखा, पूरा ऐसे लिखा जाता है। ये dw इज इक्वल्स टू में f डॉट ds इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन, ये वाला कांस्टेंट फोर्स और ये वाला कौन सा, जब फोर्स कैसी हो, वेरिएबल। ये वर्क निकालने का फॉर्मूला, और इसी को लोगों ने कन्वर्ट किया। लेकिन जब बात इसकी चल रही हो तो उससे भी पहले बात समझ लो। हमारे पास में दुनिया में 2 टाइप के मोशन आते हैं, एक लीनियर और दूसरा रोटेशनल। लीनियर यानी कि जब चीजें सीधी चलेंगी तब वो डिस्टेंस कवर करेंगी, उन पे लगने वाली ताकत को फोर्स कहते हैं, उनका एक्सेलरेशन होता है। लेकिन जब बॉडी गोल चलेंगी तो वो डिस्टेंस नहीं, एंगल कवर करेंगी, लगने वाली ताकत को फोर्स से बदल के टॉर्क नाम दे दिया जाता है। तो उसी लिहाज में इसको बदला जाए। अगर मुझे वर्क निकालना है, ये तो लीनियर के लिए हो गया कि चीजें सीधी चल रही हैं, लेकिन कोई भी चीज रोटेट करेगी तो रोटेशन के टाइम पे अपने वर्क का फॉर्मूला कुछ ऐसे होगा, dw इक्वल्स टू में फोर्स की जगह कौन ले लेगा, टॉर्क। घुमाने वाली फोर्स को टॉर्क कहते हैं। और डिस्टेंस आगे चलना, लेकिन घूमेगा तो डिस्टेंस कौन बन जाएगा, थीटा। तो इस बात को भी समझ लें कि रोटेशन में और लीनियर में चेंज करना बहुत सिंपल। और इसी dw को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो पहली बात तो ये कि पुराने कनेक्शन को सेट करना सीखे, बहुत सिंपल बात है।
एफ एस को ही डी थीटा भी बोला जाता है, टी थीटा बोला जाता है, टी डी थीटा। ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक, और उससे अपनी पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ जाएगी। फिर एक कंसेप्ट होगा जिसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसे पढ़ाने में तुम्हें थोड़ा डर लगेगा, इसमें मुझे कुछ काम के शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सुनो, सबसे पहली चीज डी डब्ल्यू इक्वल्स टू में टॉर्क इनटू में डी थीटा। ये बताओ कि तुम चीजों को कहां से कहां रोटेट कर रहे हो, थीटा 1 से थीटा 2, तुम्हें यही लिखना है, थीटा 1 से थीटा 2। एक काम की बात, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। तुमने जस्ट अभी पुराने फॉर्मूले में टॉर्क की वैल्यू निकाली है, टॉर्क का फॉर्मूला बोले एक बार, एम वी साइन थीटा, उसको पुट करते हैं। हम लोगों के पास में आ गया एम वी साइन थीटा डी थीटा, कहां से लेकर कहां तक, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। तो तुम्हारे पास से बात निकल के आएगी कि साहब एम वी तो बाहर है, ये आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा, वो भी थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो इसका का जवाब दें कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, और माइनस कॉस थीटा वैल्यू कहां से कहां पुट करेंगे, थीटा 1 से पहले क्या पुट करोगे, फिर क्या पुट करेंगे, थीटा 1, दोनों के बीच में क्या लगाएंगे, माइनस। और जब इस वैल्यू को पुट किया जाएगा तुम्हारे पास में आएगा एम बी माइनस के कॉस थीटा 2 माइनस, उसके बाद दोबारा से माइनस के कॉस थीटा 1। मुझे ये भी समझ में आता है कि दोनों के दोनों माइनस माइनस भिड़ेंगे, आपस में प्लस बनेंगे, और उसी पल में इसको लिख दूंगा एम बी मतलब माइनस के कॉस थीटा 2 और प्लस के कॉस थीटा 1 हो गया। और ये अच्छा नहीं लगता देखने में कि प्लस के लोग बाद में और माइनस के लोग आगे, इसी लोगों ने इसको पलट के लिख दिया कि एम बी इक्वल टू में कॉस थीटा 1 माइनस के कॉस थीटा 2। ठीक है, इसी को हम लोग डब्ल्यू की जगह स्विच कर लेंगे यू से, यू इक्वल टू में एम बी कॉस थीटा 1 माइनस के कॉस थीटा 2, और ये तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्रिएट होके आ जाता है। ठीक है, सिंपल चीज है। इसमें थीटा 1 कौन सा एंगल, इनिशियल एंगल, और थीटा 2 कौन सा, बाद वाला एंगल। ठीक, लेकिन ये वाला फॉर्मूला उस जगह पे कैसा बनता है, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस के कॉस थीटा 2। कुछ दिन पहले कुछ साइंटिस्टों की रिपोर्ट आई थी नासा वगैरह ने, कब की आई है भगवान जाने में, तो ऐसे देखा पड़ा धीरे धीरे पृथ्वी सन से दूर होती जा रही है, ग्रेविटेशन फोर्स कम हो रहा है, ऐसा कुछ। मुझे बड़ी खुशी हुई सुनकर, गर्मियां तो भी कम पड़ेंगी। इन बातों में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पृथ्वी हम सिर्फ हम थोड़ी रहते हैं, जो होगा सबके साथ होगा। ये आदमी को बहकाने वाली बातों में, इन बातों में बिल्कुल ना पड़े, कॉस्मोस में बिल्कुल ना पड़े। हमारी गैलेक्सी से बाहर अनेकों अनगिनत तारे हैं, मेघ को भी नहीं छू सकते, ना पहुंच सकते जीवन में कभी। मैं इस बात की चर्चा क्यों करता हूँ,
दूसरी जगह पे अगर जीवन मिल गया तो फिर मेरा क्या, मेरा जीवन तो 100 साल से अधिक नहीं हो सकता है ना। मैं क्यों पढ़ा हूँ इस चक्कर में, तब कोई है ही नहीं इस चक्कर में, मतलब क्या फायदा। कोई कोई फायदा नहीं है ऐसी बह की बातों में। कोई बताना कोई तुम्हें स्पेस में कोई तगड़ी तगड़ी बातें सुनाई, फायदा कोई सेंसिबल बात नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है। एक प्लेनेट है, उसको संभाला नहीं जा रहा सही तरह से, उस पे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन की लेयर पाट रखी है और दुनिया भर के काम कर रखे हैं। मंगल पे जीवन ढूंढ रहे हैं, अरे जिस पर हो उसी पे बचा लो पहले। जब वहां चांद से पानी ढूंढ रहा है, मार्स से पानी, यहाँ का पानी तुम पे सेव नहीं होता। बात में पॉइंट है, पेड़ लगाओ, सड़कें बनाओ, दोनों काम साथ चलने चाहिए। पेड़ लगाते भी जाओ, सड़कें बना के उन्हें काटते भी जाओ, बराबर कर लो। एक सबसे बड़ा वो एयरपोर्ट यहाँ की बन रहा है, कौन सा है ये, जेवर। बहुत मतलब बहुत जाने लाखों बीघा में जमीन वमीन गई है, जब लाखों एकड़ एकड़ में कितनी फसल, कितना कुछ, सब कुछ क्या हो सकता है। पर ये ना हमारे कुछ कहने से हो थोड़ी जाएगा। मैं कुछ तुम्हें बताता हूँ, कुछ बातों की चिंताएं जनरल होती हैं, उन्हें ले मतलब आगे जाके वो लोग मत बनना जो 4 लोगों में बैठ के बुलाई बुलाई करते हैं। जब मोदी ने बड़ा बुरा करा, ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता, कितना बढ़िया रहता। नहीं, अपने काम पे ध्यान देना बस, और कुछ नहीं। ठीक है भाई, अगले पॉइंट का नाम डालें। एक मिनट अभी कहूँगा, वो अभी कौन सा पढ़ा तुमने, पोटेंशियल एनर्जी है ना। मैं भी अभी कंप्लीट नहीं करा, अभी रुक जाओ एक मिनट। मैं तो पीछे से यार, ध्यान से बात सुनो। सबसे पहली काम की बात, अगर एक बात सुन लो कि थीटा 1 कौन सा एंगल है, इनिशियल एंगल। अगर हम लोगों ने इसी को सीधे डाल दिया, सीधे एकदम स्ट्रेट, तो इनिशियल एंगल कितना हो जाएगा, और फिर हम इसको रोटेट करेंगे। अगर कोई आदमी किसी डायपोल को स्ट्रेट रख देता है, सीधे रख देता है, तो इनिशियल एंगल 90 है। तो अगर थीटा 1 की वैल्यू 90 हो जाए, मतलब इनिशियल स्टार्टिंग 90 से हुई है, इनिशियल एंगल अगर 90 हो जाए, तो काम की बात सुनो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, u इक्वल्स टू में mb। इनिशियल एंगल है cos 90, बाद वाला एंगल कहीं भी रोटेट करो, हमें क्या मतलब है, तो आंसर निकल के आएगा mb cos 90 यानी कि 0 माइनस के cos थीटा। और उस वक्त की जो आंसर है वो कुछ इस तरह से आएगा, माइनस के mb cos थीटा। ठीक है, इसको ध्यान रखें कि सबसे पहली बात, सबसे खतरनाक फॉर्मूला यही है, इसी को याद रखना। सबसे मेन यही, ये तो एक स्पेशल पर्टिकुलर केस है कि अगर कोई भी आदमी मैग्नेट को सीधा पुट कर लेगा तो ये वाला वैलिड है, वरना हमेशा वैलिड है वही अच्छा है। जो किसी किसी पर्टिकुलर केस में वैलिड है वो बेकार लोग हैं। ठीक है, जो ऑलवेज वैलिड है वो ठीक है। अच्छा, इसमें और भी पॉइंट है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और जीरो सिस्टम। अब इसमें अगले 3 पॉइंट सुनो ध्यान से। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क मिनिमम कब होगा, वो ध्यान से देखें। ठीक है, तो पिछला टॉर्क था, ये पोटेंशियल एनर्जी, मिक्स करते हैं सारी बातों को, ध्यान से देखें। सबसे पहले मैंने लिखा टॉर्क के बारे में। सभी लोग एक बहुत सिंपल सा काम ये करें कि ऐसे अपनी कॉपी में टॉर्क लिखो, उसके बाद में टॉर्क के सामने 3 डिवीजन करो, 3 डिवीजन के बाद में फील्ड लाइंस बना दे कुछ इस तरह से, 1 2 3 4,
पांच वापस से ऐसे फील्ड लाइंस बना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इस वजह से इनको ड्रॉ कर लें। पांच की पांचों ओपन ड्रॉ, वो पांच की पांचों ड्रॉ होने के बाद में सभी लोग इसमें रखेंगे मैग्नेट। सबसे पहले सभी लोग रखेंगे इसमें सीधी मैग्नेट, नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऊपर नीचे। फिर रखेंगे लेटी हुई मैग्नेट, नॉर्थ पोल आगे साउथ पोल पीछे। और फिर रखेंगे दोबारा से लेटी हुई मैग्नेट, साउथ पोल आगे नॉर्थ पोल पीछे। रखो पहले ध्यान से, ये डायग्राम बना है। और साथ ही साथ में बात और सुन ले, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां जाती है? नॉर्थ से निकल के साउथ में। तो निश्चित रूप से इस साइड पर नॉर्थ पोल होगा और इस साइड पर साउथ पोल। सेम टू सेम यहाँ पर भी नॉर्थ से साउथ में जाती है, ऑब्वियसली हर जगह पे सेम हो गया। अब अगला सिस्टम ध्यान से सुनो, और मैक्सिमम और मिनिमम। ये बात बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिखना कैसे है। अब मैं कुछ भी कहीं भी झाड़ दूं, तुम उसमें से नोट्स रह जाओगे क्या लिखना क्या नहीं लिखना, इसे सिस्टमैटिक वे में बता दूं। क्या देख रही है ये वहां पे? क्या बेटी क्या बोल रही है? अच्छा, एक शेर से डरने का पीछे रीजन है, वो मैं खा जाएगा मार डालेगा, वो तो ठीक है। पर मेरे मन में विचार आया तो मैं बता रहा हूँ। छिपकली डरने का पीछे का रीजन क्या मतलब? वो मैं खा नहीं सकती मार नहीं सकती, किसी किसी की होती है निकाल खिनाती होगी, हो सकता है, अलग बात है। तो परसों मेरे सिर पे आके गिरी ऊपर, ठीक है, और मुझे पता है मेरे सिर पे है। अब फंस गई, छोटा बच्चा था, पालम फंस गया, वो पड़पड़ा उसके अंदर, मैंने सबके झाड़ दिया। शायद कभी कभी डर हम बना लेते हैं या छिपकली से डरना है। हाँ भाई ध्यान से बात सुनो। पहले वाले केस में थीटा की वैल्यू कितनी है? ये कोई अनुज नाम का बालक है, अनुज है। अच्छा, ये अपनी तो नहीं पूछना है। हाँ क्यों? अच्छा, तो जब भगा जा रहा है ना, कुछ कह तो लेता हूँ तुझसे। हाँ भाई सुनो, थीटा की वैल्यू कितनी है पहले वाले केस में? 90, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और डायपोल मूवमेंट के बीच का एंगल 90 है। ध्यान से सुनो, मैग्नेटिक डायपोल कहां से कहां जाता है? साउथ से, और फील्ड लाइन से आगे की ओर एंगल कितने का है? 90 का। दोबारा से, मैग्नेटिक डायपोल जाता है साउथ से नॉर्थ, और फील्ड भी आगे की ओर है, एंगल कितने का इस वाले केस में? 0। मैग्नेटिक डायपोल जाता है साउथ से नॉर्थ, फील्ड लाइन से आगे की ओर, एंगल कितने का इसमें? 180 डिग्री। पहली बात, कौन से केस में मैक्सिमम टॉर्क लगेगा? 90 में सबसे तेज घूमेगा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम टॉर्क इसी केस में लगता है। तो सबसे पहली बात तो टॉर्क मैक्सिमम, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री। टॉर्क का फॉर्मूला है जी पी साइन थीटा, और जब इसको पुट करेंगे साइन थीटा की जगह पे 90 तो बन जाएगा साइन 90 यानी कि बात आंसर इज पी ई। पहली चीज। दूसरी कहानी एम बी, अच्छा एम ही आएगा, सही बात है, मैंने वही लिख दिया, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रही कि मैं डायपोल पर हूं। ठीक है, ध्यान से बात सुनो। ठीक है, आप बदल देता हूं, एम बी साइन थीटा यानी कि एम बी साइन 90, आंसर क्या निकल के आ जाएगा इसका? एम बी। ये टॉर्क मैक्सिमम जब थीटा 90 है। दूसरी काम की बात, जब हमारा डायपोल मूवमेंट 0 180 पे होगा तो टॉर्क 0, वो घूमेगा ही नहीं। दोनों ही केस में टॉर्क 0 है, यहाँ पर भी टॉर्क 0,
यहाँ पर भी टॉर्क जीरो, कुल मिला के नो रोटेशन, दोनों केस में नो रोटेशन, इन दोनों केस में वो घूमता नहीं है, नो रोटेशन इन बोथ केसेस। सबसे पहली काम की चीज तो ये। उसके बाद में दूसरी काम की बात इसमें समझो, जब थीटा जीरो है तब ये वाला कैसा इक्विलिब्रियम माना जाता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब बात ये कि साउथ पोल नॉर्थ पोल को अपनी ओर खींचेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल को अपनी ओर खींचेगा। जब किसी बॉडी को दोनों साइड से खींचा जाएगा तो वो एकदम स्टेबल शांति से बैठेगी। लेकिन इस जगह पे साउथ पोल क्या करेगा? रिपल्शन। नॉर्थ पोल क्या करेगा? रिपल्शन। जब दोनों जगह से रिपल्शन लगेगा तो फिलहाल बैठा तो शांत है, लेकिन बस एक झटके के इंतजार में बैठा है। जैसे ही कोई इस पे उंगली टच करेगा सिर घूमने लग जाएगा। मतलब रिपल्शन एक अनस्टेबल बात है, लेकिन दोनों तरफ से किया गया अट्रैक्शन उसको खींच के शांत कर देता है। तो पहली बात ये कि अगर थीटा जीरो है तो घूमेगा दोनों ही केस में नहीं, लेकिन अगर थीटा जीरो तो कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर थीटा 180 है तो कौन सा इक्विलिब्रियम है? वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस चीज को ध्यान से याद रखेंगे। और इसी केस में काम पे निकल के आ जाते हैं। मैंने एक आई फालतू दबा दिया उसमें। ठीक है, इसमें अगली काम की चीज अब आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी पे। पोटेंशियल एनर्जी मैक्स कहां पर होगी और मिनिमम कहां पर होगी वो सुनो। जैसे तुमने टॉर्क लिखा ना, वैसे ही वापस से चर्चा की जाती है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, सुनो। सबसे ज्यादा ऊर्जा उसे कम है सूर्य। यहाँ पे डेटा कितना है? 90। सभी लोग पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में 90, 0, 180 एक एक करके पुट करेंगे। तो जब तुम सबसे पहले पुट करोगे U इक्वल्स टू माइनस के mv cos 90, तब का आंसर क्या होगा वो बताओ। अगला जब पुट करेंगे माइनस के mv cos 0 वो वाला आंसर। अगला होगा माइनस के mv cos 180 वो वाला आंसर। और सभी केस में आंसर निकल के आएंगे। पहले वाले केस में cos 90 0 हो जाता है, अगले वाले केस में cos 0 यानी कि 1 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के mv। और अगला cos 180 यानी कि माइनस के 1 उसके इससे करेंगे तो प्लस के mv। एक सवाल का जवाब दो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कौन से केस में? प्लस के mv 180 में। तो सबसे दबाव कब पड़ रहा है? जब दोनों तरफ से रिपल्शन मिलेगा तब सबसे ज्यादा बेचैन बैठा है, तो सबसे एनर्जी उस टाइम पर है। बेचैनी को ही पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, मतलब सही भाषा में। भाई जैसे अपने पास में कोई भी तीर किसी धनुष में लगा दिया जाए और बस उसको फंसाया है मैंने, मैं उसको खींचूंगा तो उसमें क्या आ जाएगी? एनर्जी। जितना ज्यादा खींचूंगा उतनी एनर्जी, जितना ज्यादा खींचेंगे उतनी एनर्जी का मतलब उतना ज्यादा बेचैन है। छोड़ के देख लो, पता चल जाएगी। अगर कम खींचेंगे तो उसकी एनर्जी कम होगी। सबसे ज्यादा बेचैन कहां पर है? इस वाले केस में। काम का पॉइंट ये कि तुम बस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, जवाब दो। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कौन से केस में है? नहीं, ये मिनिमम नहीं। पोटेंशियल मिनिमम कौन से केस में है? जब थीटा 0 है तब तुम्हारे पास में वो मिनिमम दिखाई देगी, यानी सबसे शांत बैठा है एकदम चैन से, कोई दिक्कत ही नहीं है, हिलेगा ही नहीं। सबसे ज्यादा कौन से केस में? जब थीटा कितना है? 180 का था मैक्सिमम। और 0 कौन से केस में? जब थीटा कितना है? 90। तब उसमें कोई एनर्जी स्टोर नहीं है, वो सिंपली तुम्हें सीधे दिखाई दे रहा होगा फॉर्मूला के माध्यम से। तो दोनों बातों को कंपेयर करें कि टॉर्क में पोटेंशियल एनर्जी में कौन सा केस है। ठीक, तो फॉर्मूले पुट करेंगे। बेचैनी का दूसरा नाम पोटेंशियल एनर्जी। तो हमेशा हमारी स्टेबिलिटी कब ज्यादा होगी? जब एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। एक सेकंड, हेलो, तुम कहीं एब्सेंट है क्या? अच्छा, बस 2 मिनट। हाँ भाई, मैं ये पूछ रहा था कि कोई भी आदमी सबसे शांत कब बैठेगा तो उसकी बेचैनी कम होगी। अब इस बात को तुम वेव्स में अप्लाई करो, बढ़िया सेट होती है। इस आदमी की पोटेंशियल एनर्जी यानी बेचैनी कम होगी, उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ सबसे कम एनर्जी कौन से केस में? इस वाले केस में। स्टेबिलिटी की इस वाले केस में।
सारी बातें सेट है। पोटेंशियल एनर्जी अगर ज्यादा होगी यानी बेचैनी ज्यादा होगी, मैक्सिमम बेचैनी अनस्टेबल। डिट्टो मैच करता है बिल्कुल, मतलब साउंड टू साउंड मैच करता है। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी को बेचैनी से मिलाते हैं, ठीक है, कि भाई किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो रही है फिलहाल उसे कम करो। जैसे अक्सर बोलते हैं कि कोई बॉडी कब ज्यादा स्टेबल है, तो उसकी पोटेंशियल ज्यादा होगी कम होगी, तो कम होगी, तब वो ज्यादा स्टेबल है। एवरीबॉडी वांट्स टू रिमेन इन इट्स मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी मैक्सिमम में जाना नहीं चाहती फिजिक्स के अकॉर्डिंग भी, और हम सब उस रूल के अंदर भी आ जाते हैं। ठीक, चलो 3 नाम के पॉइंट को डाल दे बस, ये तो है पहले से ई डाल दो, बस इतना लिखते हैं ऑसिलेशंस। एक मैग्नेटिक डाइपोल ऐसे करके कुछ है, एक मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन फील्ड, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा तो इसका बस फॉर्मूला बता देने से भी काम चल जाता है, क्योंकि बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, उससे एक आध सवाल कभी कभार एमसीक्यू में आ जाए तो उसे कर लो, और कोई पर्पस नहीं है स्केल का। पर डेफिनेशन इतनी बड़ी नहीं है, कुछ 4-5 लाइनों में आ जाती है, इसलिए करने में भी कोई बुराई नहीं है, इसलिए करी जाएगी। और इसमें एक एफ पॉइंट और है, एफ पॉइंट का नाम है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, तुमने लिखा होगा वैसे तो उसके अंदर, और वो बहुत दमदार टॉपिक है, उसकी डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हारे पेपर में आनी होती है, ऐसा लोगों का कहना है, आ भी जाती है। मैं कितनी डेरिवेशन करें? 3, हाँ मतलब बेसिक से रिपीट दिया है इसे, और इसका एफ पॉइंट, दोनों पॉइंट जहां तक कल निपटाओगे, लेकिन एफ पॉइंट इज टोटली सिमिलर टू जैसे रिंग पड़ी है ना की कटिंग जाती है, कुछ वैसा हिसाब किताब है, अच्छी जाएगी हालांकि, पर देख लेंगे, ठीक, कल कर लेंगे।